हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर एंड नोट्स कोर्स है इंग्लिश मीडियम में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी डिटेल्स हैं इस कोर्स की। और अगर लूसेंट जर्नल साइंस को अगर किसी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और या अपना लूसेंट जर्नल साइंस किसी को कवर करना है तो आप जो है मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाके इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसमें जो है हमने लूसेंट जर्नल साइंस जो है कंप्लीट कवर की है। इट्स अ समरी ऑफ लूसेंट जर्नल साइंस। और बेसिकली जो हमारा 2020 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए हैं। नीचे पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। 1, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 2, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नीति आयोग। तो इसका आंसर है वो है आंसर ए। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल है वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो होते हैं, लेकिन ये जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT के अंदर जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ना कि नीति आयोग के अंदर। एंड इसके चेयरमैन जो है वो मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन इज लोकेटेड इन। तो अफ्रीका की जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो वह कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर बी, तंजानिया। तो अफ्रीका की जो हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट किलिमंजारो है और ये माउंटेन जो है वो आपकी तंजानिया में है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 है वो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, यूएन पॉपुलेशन फंड। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 जो है लॉन्च की है। एंड बेसिकली द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फ्लैगशिप स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 जो है लॉन्च किया था और इसका जो टाइटल था वो था माई बॉडी इज माई ओन। तो माई बॉडी इज माई ओन जो है वो इसका टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द जज ऑफ द हाई कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो जज ऑफ हाई कोर्ट हैं वो जो है अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट? तो इसका आंसर है आंसर सी, 217। तो 217 जो आर्टिकल ये कहता है कि जो जज ऑफ द हाई कोर्ट है वो कैसे अपॉइंट होंगे। तो बेसिकली जो एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट है, मतलब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया, तो बेसिकली वो जो अपॉइंट होता है वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट होता है, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और बेसिकली इसमें जो कंसल्ट किया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट को। और बाकी सारे जो जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से अलावा जो बाकी सारे जजेस होते हैं उसमें इन सबको तो करा ही जाता है अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, और इन सबको तो करा ही जाता है। एंड बाकी जो है वो किसको कंसल्ट किया जाता है? बाकी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। तो इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाता है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट से बाय अंडर कंसल्टेशन ऑफ द CJI एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द OCI कार्ड होल्डर। 1, राइट टू वोट, राइट टू पब्लिक गवर्नमेंट जॉब, एंड 3, राइट टू होल्ड ऑफिस एंड राइट टू ओन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम है वो लॉन्च की थी। और किससे लॉन्च की थी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 1955 को उसने अमेंड किया था। और ये जो स्कीम है वो 2005 में लॉन्च हुई थी। तो ये 2005 में लॉन्च हुई। 2015 में क्या किया गवर्नमेंट ने? OCI जो स्कीम है उसको जो है PIO स्कीम के साथ मर्ज कर दिया। OCI स्कीम को PIO के साथ 2015 में मर्ज कर दिया। और OCI जो कार्ड होल्डर है उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि उनके पास जो राइट वोट करने का राइट नहीं है, उनके पास जो है पब्लिक सर्विस या गवर्नमेंट जॉब का भी राइट नहीं है, उनके पास जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, MPs, MLA, MLC इन सब के ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकते, और कोई भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी ओन नहीं कर सकते। तो ये सारे जो OCI कार्ड होल्डर हैं उनके पास ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट टू इशू सुटेबल डायरेक्शन स्यू मोटो इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स प्लेनरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल। तो इसका आंसर है आंसर सी 142। तो बेसिकली आर्टिकल 140 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास एक यूनिक पावर होती है कि जिससे वो अपना जो जितने भी जिससे वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सके और जितने भी उसके डिक्रीज एंड ऑर्डर्स हैं उनकी एनफोर्समेंट कर सके। तो बेसिकली अगर उसको ये भी जितने भी केसेस हैं जिसको स्यू मोटो लेने होते हैं तो वो जो है आर्टिकल 142 के अंदर लेता है। तो प्रोवाइड द कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या होता है, कभी कभी जो पर्टिकुलर पार्टी है कुछ है उसको रेमेडी प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो ऐसे केसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट टेक्स इन देयर हैंड एज अ स्यू मोटो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री एंड द ऑर्डर। तो ये जो है टू प्रोवाइड द कंप्लीट जस्टिस। तो ये आर्टिकल 142 के अंदर जो है मेंशन है। नेक्स्ट है द अल्ट्रा वाइट पेंट इज मेड अप ऑफ। तो अल्ट्रा वाइट पेंट किससे बना होता है? इसका आंसर है आंसर डी, बेरियम सल्फेट। तो अल्ट्रा वाइट पेंट जो है बेसिकली आपका बेरियम सल्फेट से बना होता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज इज इन। तो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर डी, नैनीताल। तो ये नैनीताल के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 इज अ प्रोग्राम टू स्टडी। तो आदित्य L1 प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, सन। तो आदित्य वन प्रोग्राम जो है बेसिकली इज द स्टडी ऑफ द सन, और जो भी अर्थ और सन के बीच में जो रीजन है उसको स्टडी करना फ्रॉम द स्पेस। तो बेसिकली ये इंडियन प्रोग्राम है आदित्य L1 फॉर द स्टडी ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिगार्डिंग गायत्री मंत्र। 1 इट इज अ हाईली रिवर्ब्ड मंत्र फ्रॉम द सामवेद, एंड 2 महर्षि विश्वामित्र हैड क्रिएटेड द गायत्री मंत्र। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो गायत्री मंत्र जो है हाईली रिवर्ब्ड मंत्र है फ्रॉम द ऋग्वेद, सामवेद से नहीं है, ये ऋग्वेद से है। और जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो बेसिकली उन्होंने जो है गायत्री मंत्र को क्रिएट किया था। तो गायत्री मंत्र को जो है वो हम जो है सावित्री मंत्र भी कहते हैं। इट्स अ हाईली रिवर्ब्ड मंत्र फ्रॉम द ऋग्वेद, और ये जो है डेडिकेटेड है सावित्री को, और इसको जो है हम कहते हैं वेद माता। तो सावित्री माता को जो है हम वेद माता कहते हैं। तो ये गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री जो माता है उनको रिलेटेड है, उनसे वेद माता भी कहते हैं, और इसको हम सावित्री मंत्र भी कहते हैं, और इट इज हाईली रिवर्ब्ड मंत्र फ्रॉम ऋग्वेदा। इंडिया फर्स्ट बैम्बो ड्वेलिंग बेड विद स्टिकी डिस्क वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में एक जो है एक बैम्बो ड्वेलिंग बेड मिली है इंडिया की पहली, तो वो कौन से स्टेट में मिली है? तो ये है आंसर सी, मेघालय। तो अभी हाल ही में जो है ये बेड मिली थी मेघालय स्टेट के अंदर। तो ये इंडिया की जो फर्स्ट बैम्बो ड्वेलिंग बेड है और ये मेघालय में पाई गई थी। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। तो ये बेड जो है मेघालय में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कौन सा सही है। 1 श्री रामानुजाचार्य इज फेमस एज अ चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द विश्वद्वैता सब स्कूल ऑफ वेदांता, एंड विशिष्टद्वैत इज अ नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता स्कूल फिलॉसफी। तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। तो बेसिकली जो आपकी विशिष्ट द्वैत जो आपकी फिलॉसफी है वो मतलब सब स्कूल है वेदांता का, उसको जो चीफ प्रोपोनेंट थे वो रामानुजाचार्य थे, ये बिल्कुल सही है। और विशिष्ट द्वैत जो आपकी फिलॉसफी है वो बेसिकली नॉन डुअलिज्म में बिलीव करती है। तो नॉन डुअलिज्म में बिलीव करती है, तो इस फिलॉसफी का मतलब है कि इट्स बेसिकली अ नॉन डुअलिज्म फिलॉसफी, जिसमें इसमें होता है कि ब्रह्मा अलोन एग्जिस्ट, मतलब जो ब्रह्मा है वो अलोन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये नॉन डुअलिज्म में जो है वो बिलीव करती है, और इसका मतलब है कि ब्रह्मा जो है अलोन एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली रामानुजाचार्य जो है वो 1017 CE में जो है बॉर्न हुए थे इन तमिलनाडु, और ही इज़ द मोस्ट रेस्पेक्टेड आचार्य इन द फिलॉसफी ऑफ वैष्णविज्म। तो ये जो रामानुजाचार्य हैं ये वैष्णव की जो फिलॉसफी है उससे रिलेटेड है,
और इनको जो है इलाया पेरुमल के नाम से जो है उनको रिफर किया जाता है, जिसका मतलब है रेडिएंट वन। विशिष्ट द्वैत जो फिलॉसफी है बेसिकली वो नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता है, और इसमें बेसिकली ये डील करता है नॉन ड्यूअलिज्म से। इसका मतलब होता है कि जो ब्रह्मा है वो अलोन जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो ब्रह्मा जो है वो अलोन एग्जिस्ट करते हैं, इस फिलॉसफी का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कौन सा आर्टिकल जो है कहता है, तो इसका आंसर है आंसर डी आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 इज डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली डील करता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से, एंड बेसिकली इट सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी। और बेसिकली जो आपका आर्टिकल 44 है वो आपका क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब ये हुआ दीज आर ओनली द गाइडलाइंस, these are only the guidelines, these are not mandatory, मतलब आप इनको enforce नहीं कर सकते, these are not mandatory, not enforceable, these are only the guidelines। और गोवा एक ऐसा ओनली स्टेट है इन इंडिया में जो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको फॉलो करता है। तो गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच फॉलो द यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिकी फॉर्मेशन आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में जो है एक ऐसा स्टेट में जो है टिकी फॉर्मेशन आप फाउंड हुई है, तो वो कौन सा स्टेट है, तो इसका आंसर है आंसर ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है हाल ही में जो है टिकी फॉर्मेशन जो है वो फाउंड हुई है, तो इसका आ गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RBI हैज सेट अप अ कमिटी हेडेड बाय डैश टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो RBI ने एक हाल ही में एक कमिटी सेटअप की है टू अंडरटेक द रिव्यू ऑफ द जो इतनी भी ARCs हैं उनका रिव्यू करने के लिए। तो वो कौन सी कमिटी सेटअप की है, तो इसका आंसर है आंसर बी सुदर्शन सेन। तो सुदर्शन सेन कमिटी जो है RBI ने बेसिकली सेटअप की है टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द ARCs। तो जितनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए जो RBI ने कमिटी सेटअप की है इट इज सुदर्शन सेन कमिटी। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा सक्सेसफुली फ्लो इट्स टाइनी हेलीकॉप्टर इंजेनिटी ऑन। तो नासा ने अभी जो है अपना एक टाइनी हेलीकॉप्टर है इंजेनिटी वो कहाँ फ्लू किया है, तो इसका आंसर है आंसर बी मार्स। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि हेलीकॉप्टर इंजेनिटी जो है वो कौन से स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है, मतलब कौन से स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे ये नासा से रिलेटेड है, और ये कहाँ छोड़ा गया था, कहाँ फ्लू हुआ था, ये मार्स के ऊपर फ्लू हुआ था। तो आप ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उसकी याद रखेंगे। तो इसका हो गया आंसर बी। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट on technical cooperation titled cities combating plastic entering the marine environment with which country। तो हाल ही में जो है इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है सिटीज़ कॉम्बैटिंग, बेसिकली वो एग्रीमेंट है कि जितनी भी प्लास्टिक एंटरिंग होती है आपकी मरीन एनवायरनमेंट में उसको कैसे कॉम्बैट करा जाए, तो उससे रिलेटेड एग्रीमेंट है। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसका आंसर है आंसर डी जर्मनी। तो जर्मनी के साथ जो है इंडिया ने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, तो इसका आंसर हो गया आंसर डी जर्मनी। नेक्स्ट हो गया द प्रोजेक्ट सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट विल बी अंडरटेकन एट विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट जो है किस उत्तर प्रदेश की किस सिटी के अंदर जो है अंडरटेक करेगा, तो इसका आंसर है आंसर डी कानपुर। तो ये जो है कानपुर के अंदर अंडरटेक करेगा। तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसका एम है कि टू इन्हेंस द प्रैक्टिस टू प्रिवेंट प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। तो जितना भी आपका मरीन एनवायरनमेंट है प्रिवेंट करना कि उसके अंदर जो है प्लास्टिक एंट्री ना हो पाए। तो ये जो है नेशनल लेवल पे कुछ सिलेक्टेड स्टेट में जो है अंडरटेकन किया जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, केरला हो गया एंड अंडमान एंड निकोबार हो गया, और जो सिटीज़ हैं जो इससे रिलेटेड है वो सिटीज़ ऑफ कानपुर, कोची एंड पोर्ट ब्लेयर। और ये जो है 3.5 साल तक का जो है एग्रीमेंट है।
तो ये जो है उत्तर प्रदेश, केरला एंड अंडमान एंड निकोबार, एंड द सिटी हो गए कानपुर, कोची एंड पोर्ट ब्लेयर। इन तीनों सिटीज़ में होगा, 3.5 साल तक का एग्रीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है उससे रिलेटेड आपके दो स्टेटमेंट गिवन है। 1, इट विल क्रिएट अ रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम particularly in the tier 2 and tier 3 towns of India, and 2, an amount will be divided over the next 4 year। तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बेसिकली इसका जो काम है कि जितना भी स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करना, जितने भी टायर 2 और टायर 3 टाउन्स हैं, और ये जो है अमाउंट जो इसका डिवाइड, जो फंड का अमाउंट होगा वो 4 साल नेक्स्ट 4 ईयर में जो है डिवाइड होगा। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन ऑर्बिटल स्टेशन इन 2025। तो कौन सी जो कंट्री है इसने प्लान किया है कि जो अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन है 2025 में लॉन्च करेगा। तो इसका आंसर है आंसर ए, रशिया। तो रशिया बेसिकली जो 2025 है उसमें जो है अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन जो है उसको लॉन्च करेगा। तो इसका आंसर है आंसर ए, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो कौन सी कंट्री जो है उसने जो है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 20 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2021 जो है वो टॉप किया है। तो इसका आंसर है आंसर बी, नॉर्वे। तो नॉर्वे ने जो है टॉप किया है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है नॉर्वे ने टॉप किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसने टॉप किया है, तो नॉर्वे ने टॉप किया है। तो बेसिकली इंडिया की जो पोजीशन है वो 142 है अमंग 180 कंट्रीज़, और जो इंडिया की जो कैटेगरी है, मतलब जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो अलग अलग कैटेगरी में जो कंट्रीज़ हो है उसको प्लेस्ड किया जाता है। जो इंडिया जिस कैटेगरी में है वो उस कैटेगरी का नाम है बैड। तो बैड कैटेगरी में 142 रैंक है। तो बेसिकली आप जिस तरह से देख रहे हैं हमारी प्रेस को किस तरह से हमारी जो है प्रेस को फ्रीडम है, उसके हिसाब से जो हमारी रैंक है वो 142 है। और ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है बेसिकली इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो पब्लिश करते हैं। 2002 से ही इसको कॉन्टीन्यूसली वो पब्लिश कर रहे हैं, और ये जो है बेसिकली ये मेजर करता है कि मीडिया में जो है वो कितनी फ्रीडम है, और ये 180 कंट्रीज़ के जो है उसको रैंक को मेजर करता है। तो बेसिकली मीडिया में कितनी फ्रीडम है उस चीज़ को मेजर किया जाता है, मतलब ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन द डैश लार्जेस्ट इम्पोर्टर अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। तो सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो है आर्म्स इम्पोर्टर में जो है क्या रैंक है, तो इसका आंसर है आंसर बी, सेकंड। तो इंडिया की जो है आर्म्स इम्पोर्ट में जो है वो सेकंड रैंक है। तो बेसिकली जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, उसने अपनी रिपोर्ट सेंड करी, और उसमें ये पाया गया कि जो आर्म्स इंपोर्ट हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं बाय 33% बिटवीन 2011-15 से 2016-20। तो मतलब इससे 2015 से मतलब 2011-15 में जो है आर्म लिए गए थे उसके कंपैरिजन में जो है 16-20 में जो आर्म लिए गए हैं वो 30% जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं। लेकिन जो इंडिया है वो स्टिल जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। तो इंडिया जो है स्टिल सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। इंडिया का जो है आर्म्स ख़रीदना बनता भी है, क्योंकि इंडिया के जो नेबर्स हैं वो ज़्यादा ही कुछ अच्छे हैं। तो पाकिस्तान और जो चाइना है पता नहीं कब कहाँ से हमला हो जाए, तो हमें अपना प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के वजह से ही जो है हम अब आर्म्स इम्पोर्ट में जो है अपना इतना चीज़ों को हम जो अपना फंड है वहीं यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली जो इंडिया है वो रिमेन द सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट इम्पोर्टर है। तो सऊदी अरेबिया का बिगेस्ट इम्पोर्टर होना बनता भी है, पूरा अरब वर्ल्ड से जो है घेरा हुआ है, और बेसिकली यूएसए का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही है सऊदी अरेबिया पे। तो यूएसए अपने आर्म्स बेचेगा कहाँ, सऊदी अरेबिया में ही तो बेचेगा। तो सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम स्वीडिश थिंक टैंक जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, उसके अकॉर्डिंग ये है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर बांग्लादेश। इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो बांग्लादेश को बॉर्डर करता है। 1 वेस्ट बंगाल, 2 आसाम, 3 नागालैंड एंड 4 मणिपुर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो स्टेट है वो बांग्लादेश को बॉर्डर करता है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, 1 एंड 2।
तो वेस्ट बंगाल और आसाम जो है बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं। तो बेसिकली जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं, एक हो गया मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो है ये 5 स्टेट जो हैं वो जो है बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं। तो आप जो है मैप में देखिए ये जो है बांग्लादेश है, एंड ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मेघालय, ये हो गया मिजोरम एंड दिस इज आसाम। तो ये जो है 5 स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल सेज दैट द सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। तो सिविल सर्वेंट है, किसी भी अथॉरिटी मतलब जो कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। तो इसका आंसर है आंसर सी 311। तो आर्टिकल जो 311 ये कहता है कि अगर जो सिविल सर्वेंट है वो जो है उसी अथॉरिटी से जो है रिमूव हो सकता है जिसने उसको अपॉइंट किया है। तो जिस अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया है वो उसी अथॉरिटी से रिमूव हो सकता है, उससे सबऑर्डिनेट जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिमूव नहीं हो सकता। तो जैसे आपके जितने IPS होते हैं ये सब है, दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जितने आपके जो PCS ऑफिसर्स होते हैं जैसे आपके SDM हो गया, डिप्टी SP हो गया, एंड दीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो जो ये है ये रिमूव हो सकते हैं बाय प्रेसिडेंट ओनली, एंड जो है ये रिमूव हो सकते हैं बाय द गवर्नर ओनली। तो जो बाकी सारे लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दे कैन गिव देयर ऑर्डर, मतलब दे वर्क ऑन देयर डायरेक्शन, मतलब फॉर द डायरेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। बट जो इसका रिमूवल है दे आर डन बाय एट द सेंटर बाय द प्रेसिडेंट और एट द स्टेट फॉर द जो इतने स्टेट आपके स्टेट सिविल सर्वेंट होते हैं दे आर डन बाय द गवर्नर। तो इससे नीचे जो है अथॉरिटी जो है वो इनको रिमूव नहीं कर सकती। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी 311। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जजेस इन द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जो है आपके एडहॉक जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो इसका आंसर है आंसर बी 224A। तो आर्टिकल 224A डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जजेस इन द हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 224A जो है इससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। ओके, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जो है फ्री डेली क्विज मिलता है, आंसर राइटिंग मिलती है, एडिटोरियल मिलता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड जो आप यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे बेसिकली ये मेरा चैनल है ACPPSC, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लूसेंट जनरल साइंस में आपको कोई भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, और अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम भी नहीं है और आपको लूसेंट जनरल साइंस अगर रिवाइज करना है तो आप अनअकैडमी पे मेरे लेक्चर्स दे सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।